हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशा नॉलेज। अपनी एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 8 का चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है जुडिशरी। लास्ट चैप्टर में हमने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में देखा, तो उसी में से आज डिटेल में हम जुडिशरी के बारे में हम बात करेंगे। जुडिशरी के बारे में जानेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनका काम क्या होता है, कब ये बने। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में जानने के लिए, समझने के लिए चैप्टर को एंड तक जरूर देखेगा। चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सब वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये वीडियोस आगे प्रमोट हो सके और सभी लोग इनका बेनिफिट ले सके और हमें भी मोटिवेशन मिले कि आपके लिए इसी तरह से वीडियो लाते रहें। अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल पे गवर्नमेंट जॉब के नाम से प्लेस अवेलेबल, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वेरियस फॉर्म वहाँ पे भर सकते हैं। तो वेरियस वीडियोस वहाँ पे इनफॉर्म्स के रिलेटेड वहाँ पे अपलोड करी गई है। एनसीईआरटी बुक से सोशल साइंस और साइंस के चैप्टर्स भी कंप्लीट करा दिए गए, आप उन्हें भी देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी में हेल्प हो सके। देरी ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। आज हम जुडिशरी के बारे में देखेंगे कि जुडिशरी का काम क्या होता है, कितने स्टेजेस पे जुडिशरी होती है, इनके सभी टायर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा वो सुप्रीम कोर्ट है जिसकी इमेज आपकी बुक में यहाँ मेंशन हो रखी है, जो कि दिल्ली में सेंटर में ये स्थित है। स्टार्ट करते हैं। अगला आंसर, एट द न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स यू अ ग्लिम्स ऑफ रेंज ऑफ वर्क डन बाय द कोर्ट इन द कंट्री। रोज आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कोर्ट का काम क्या होता है हमारे देश में और इसकी क्या जरूरत है। इंडिया में रूल ऑफ लॉ चलता है, जिसका मतलब यह है कि लॉ के लिए सभी लोग इक्वल हैं। रूल जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं उन सभी के लिए ये इक्वल है, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, सबके लिए इक्वली ही ट्रीटमेंट होगा। यहाँ पे सभी को जस्टिस यहाँ पे दिया जाएगा। कुछ सर्टेन प्रोसीजर्स यहाँ पे फिक्स कर दिए गए हैं जिसको कोई भी वायलेट नहीं कर सकता, और अगर वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट में जाएंगे और आपको वहां पे जस्टिस मिल जाएगा। टू इन्फोर्स दिस रूल ऑफ लॉ वी हैव जुडिशियल सिस्टम। इन सारे रूल ऑफ लॉ को, जितने सारे रूल्स हमारे मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, इनको इन्फोर्स करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास कोर्ट्स हैं। अगर ऐसा कुछ भी इनका वायलेशन होता है तो हम कोर्ट्स जा सकते हैं। सभी सिटीजन इसको अप्रोच कर सकते हैं, सभी को यहाँ पे जस्टिस मिलेगा। एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का जिसमें ये जुडिशरी जो है बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। तो इंडिया जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारी जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट का एक ऑर्गन होता है हमारा जुडिशरी, जो फुली इंडिपेंडेंट है, जो कि किसी के दबाव में यहाँ पे काम नहीं करता। इसकी इंडिपेंडेंसी के जो रूल्स है, इसकी इंडिपेंडेंस के लिए जो रेगुलेशंस हैं, जो लॉज हैं, वो सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जिसकी हेल्प से ये रन होते हैं। इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द कोर्ट इन योर एरिया एंड द सुप्रीम कोर्ट इन दिल्ली? आपके एरिया में जो कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, क्या इनके बीच में कोई कनेक्शन है? तो यही सारी चीजें हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। फर्स्ट देखते हैं कि रोल क्या है जुडिशरी का। जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोर्ट्स क्या करते हैं? डिसीजंस लेते हैं। बहुत लार्ज नंबर में जो इश्यूज होते हैं डेली लाइफ में, पूरे नेशन में, वो सारे कहाँ रिजॉल्व करते हैं? कोर्ट में। They can decide that no teacher can beat a student। इस तरह के लॉज यहाँ पे बनाए जाते हैं कि कोई भी टीचर किसी स्टूडेंट को यहाँ पे पिटाई नहीं करेगा। और अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर, कि किस तरह से नदियों का पानी स्टेट्स के बीच में बांटना चाहिए, इस तरह के डिसीजन। और दे कैन पनिश पीपल फॉर अ पर्टिकुलर क्राइम। और कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं जिनके लिए जो कोर्ट है वो पनिशमेंट भी दे सकता है। अगर ब्रॉडली हम बात करें तो जुडिशरी को कुछ फॉलोइंग वेज में डिवाइड किया गया है इसके काम के हिसाब से। जैसे यहाँ पे डिस्प्यूट का रिजॉल्व किया जाता है, जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे होता है, और अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में देखते हैं कि डिस्प्यूट्स को कैसे रिजॉल्व किया जाता है। कि जुडिशियल सिस्टम एक प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, चाहे वो सिटीजन्स के बीच में हो, चाहे वो सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में हो, या फिर दो स्टेट्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट चल रहा हो तो वो सारा रिजॉल्व होगा इन कोर्ट्स के थ्रू। कोई भी डिस्प्यूट चल रहा हो सेंटर और स्टेट के बीच में तो सारे यहाँ पे रिजॉल्व किए जाते हैं। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि जो फाइनल इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने जुडिशियल को, मतलब कोर्ट्स को ये पावर दी है कि अगर कोई भी लॉ पार्लियामेंट से ऐसा पास हो जाता है जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं है, वो किसी न किसी राइट को या फिर फंडामेंटल राइट्स को जो सिटीजन्स को प्रोवाइड किया उनको वायलेट करता है, तो यहाँ पर उनके उस डिसीजंस को, उन रूल्स को और पॉलिसीज को यहाँ पे सवाल किए जाते हैं। उसमें मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ पे उनको बोला भी जाता है और कभी कभी उन रूल्स को, पॉलिसीज को बैन भी कर दिया जाता है। और अगर कभी बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म होता है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो
वो सारी पॉलिसीज को भी यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू के लिए लिया जाता है। जुडिशियल रिव्यू मतलब जो रूल्स और पॉलिसीज पार्लियामेंट ने बनाए हैं उनको दोबारा से रिव्यू करना, जस्ट बिकॉज कि उसके अंदर जो भी कमियां वो ठीक हो सके। अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो हम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट से चैप्टर्स देख सकते हैं। जितने भी सिटीजन है इंडिया में उनकी सबकी अप्रोच है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक यहाँ पे जा सकते हैं। हाई कोर्ट इफ दे बिलीव, वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि उनका अगर ये बिलीव है कि फंडामेंटल राइट जो उनके हार्म हुए, वायलेट हुए, तो वो यहाँ पे किसी भी कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, किसी भी कोर्ट में वो जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ 26 जनवरी 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू। फेडरल कोर्ट बने फिर 1937 से 49 तक। यहाँ पर ये कुछ डिस्प्यूट्स के बारे में बताया, एग्जाम्पल आपको बताने कि डिस्प्यूट्स किस किस टाइप के एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। What is an independent judiciary? इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब कि जुडिशरी के ऊपर कोई भी यहाँ पे दबाव नहीं होगा, वो बिल्कुल फ्रीली यहाँ पे काम कर सके, फ्रीडम से। पहले क्वेश्चन देखते हैं, डू यू थिंक दैट एनी ऑर्डिनरी सिटीजन स्टैंड अ चांस अगेंस्ट द पॉलिटिशियन? यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी ऑर्डिनरी सिटीजन है, क्या उसको चांस मिलेगा कि किसी पॉलिटिशियन के सामने खड़ा होकर जस्टिस ले सके? मतलब अगर किसी पॉलिटिशियन ने यहाँ पे क्राइम किया है तो कोई भी ऑर्डिनरी सिटीजन यहाँ पे उसके सामने केस फाइल कर सकता है। तो उसका रीजन देना है कि कर सकता है या नहीं। एक सिचुएशन को इमेजिन करें कि कोई पावरफुल पॉलिटिशियन है, उसने जबरदस्ती आपके फैमिली के लैंड को एनक्रोच कर लिया, मतलब उस पर कब्जा कर लिया। ये जुडिशियल सिस्टम के अंदर जो ये पॉलिटिशियन है, अगर उस पॉलिटिशियन के पास ये पावर है कि अपॉइंट या फिर डिसमिस कर सकता है जज को, तो आप अपना केस कोर्ट में क्यों लेके जाएंगे? यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी कि जज को ये दबाव होगा, उसे जो केस का डिसीजन बताना है वो उस पॉलिटिशियन के दबाव की वजह से उस पॉलिटिशियन के हक में बोल सकता है, तो आप क्यों जाएंगे कोर्ट? तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी चीजें ना हो, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसको हमें इंडिपेंडेंट रखना है। तो इस केस में जो जज है वो पार्शियल हो जाते हैं, उस पॉलिटिशियन के पक्ष में ही वो अपना जस्टिस करते हैं। तो ये सारी चीजें कंट्रोल करने के लिए, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो, इन किसी के भी दबाव की वजह से किसी भी जज का जो जजमेंट है वो इन्फ्लुएंस ना हो, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जिसकी वजह से जो जज है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके। दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस वुड फोर्स द जज टू मेक ऑल जजमेंट इन फेवर ऑफ पॉलिटिशियन, जिसकी वजह से जो पॉलिटिशियन को जजमेंट में फेवर मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। ऑल्दो वी ऑफन हियर ऑफ रिच और पावरफुल पीपल इन इंडिया ट्राइंग टू influence the judicial process, the India Constitution protect against this kind of situation by providing the independence of judiciary। चाहे कोई रिच पर्सन हो चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, उनका कुछ भी इफेक्ट नहीं होता जज के अपॉइंटमेंट में या फिर डिसमिस में। एक एस्पेक्ट ये भी होता है जुडिशियल के इंडिपेंडेंस में कि सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर है कि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर किया गया है लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के समान काम करेंगे, लेकिन सुप्रीमेसी किसी की नहीं होगी। बट अगर यहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव सही से काम नहीं करते तो उन्हें यहाँ पे जुडिशरी को रिस्पॉन्स करना होगा, उनको यहाँ पे अकाउंटेबल होना होगा। तो लेकिन जो जुडिशरी होती है, जो जुडिशरी के जज होते हैं वो अकाउंटेबल नहीं होते लेजिस्लेचर के और एग्जीक्यूटिव के। प्रीवियस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। द कोर्ट आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। जो कोर्ट्स होते हैं वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते और उनके लिए वो काम नहीं करते हैं, वो सभी सिटीजन्स के लिए या जिसके साथ कोई भी क्राइम हुआ है, कोई भी लॉज उसके वायलेट किए गए तो उन सभी के लिए कोर्ट होते हैं। ऊपर जो हमने सेपरेशन देखा काम का कि किस तरह से पावर्स को यहाँ पे सेपरेट किया गया, ये एक क्रूशियल स्टेप है। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें बहुत कम ही इंटरफेरेंस होता है गवर्नमेंट का, इसलिए जो जज है वो फ्रीली काम कर पाते हैं, उन्हें बिल्कुल डर नहीं होता कि उन्हें डिसमिस कर दिया जाएगा या उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इस तरह की चीजों का उनको डर नहीं होता, तो वो फ्रीली काम कर पाते हैं। एक बार जब अपॉइंटमेंट हो जाता है तो बहुत डिफिकल्ट होता है किसी जज को रिमूव करना। ऐसे 2 रीजन आपको बताने हैं जिससे आपको ये लगता है कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए डेमोक्रेसी में, और ऐसा क्यों।
इंडिपेंडेंस जो होती है जुडिशरी की, वो अलाउ करती है सभी कोर्ट को कि वो सही से काम कर सके, वहां पे मिसयूज ना हो पावर का, चाहे वो लेजिस्लेचर का हो या एग्जीक्यूटिव का हो। तो यहाँ जो तानाशाही है, मनमाना जो हक होता है एग्जीक्यूशन का या फिर लेजिस्लेटिव बॉडी का, सभी पॉलिटिशियन का, तो वो यहाँ पे कम हो जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर वो कुछ भी गलत करेंगे तो उन्हें अकाउंटेबल होना होगा कोर्ट के सामने। ये एक क्रूशियल रोल प्ले करती है कि फंडामेंटल का प्रोटेक्ट करना सभी सिटीजन्स के लिए, और कोई भी यहाँ पे अप्रोच कर सकता है अपने राइट्स के लिए। तो यहाँ पे कोई भी केस फाइल कर सकता है अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो। स्ट्रक्चर क्या है कोर्ट्स का इंडिया में, ये देखेंगे। 3 डिफरेंट लेवल होते हैं कोर्ट के इंडिया में। सबसे पहले आता है नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसके बाद आते हैं आपके हाई कोर्ट, और सबसे पहले होते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट बॉडी है हमारी जुडिशरी की, और सबसे लोएस्ट कौन से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर तहसील लेवल पे जो हमारे कोर्ट्स होते हैं। Several courts lower level while they are only on the apex level. Courts that most people interact, कोर्ट्स में क्या होता है, लोग अपने यहाँ पे प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं आपस में। इन सभी कोर्ट्स को कहते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यूजुअली ये तहसील में लगती हैं। आपके टाउन में आपकी ये तहसील में मिलेंगी, जहाँ पे बहुत सारी तरह के केसेस यहाँ पे सुने जाते हैं। हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट डिवाइड कर दी जाती है और डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ पे बना दिए जाते हैं। हर स्टेट में हाई कोर्ट होता है जो कि उस स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट होता है सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट इंडिया में एक है जो कि न्यू दिल्ली में है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको प्रिसाइड करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो बाइंडिंग होता है सभी कोर्ट के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई डिसीजन ले लिया है तो सभी कोर्ट्स उसको मानते हैं। अगर आपका कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी के थ्रू आपने सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस फाइल किया है, उसका जजमेंट जो भी आया है उसके जजमेंट को लेकर के अगर आप ना खुश हैं तो आप उसके बाद किसी और कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद आप किसी और कोर्ट में नहीं जा सकते। तो इस तरीके यहाँ पे चीजें हैं। यह है गोल 16, जहाँ पे पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं हम सभी सिटीजन के लिए। यहाँ पे वो 3 स्टेजेस आपको बताई गई है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट्स की। ये डायग्राम है तो आप इसे अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। हाई कोर्ट सबसे पहले एस्टैब्लिश हुए कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में 1862। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली 1966 में। करंटली 25 हाई कोर्ट्स हैं हमारे इंडिया में। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास खुद के हाई कोर्ट्स हैं उनके स्टेट में, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें 2 स्टेट्स पे एक ही हाई कोर्ट है, जैसे पंजाब हरियाणा कॉमन हाई कोर्ट को वहां पे शेयर करते हैं। चंडीगढ़ में है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश हैव अ कॉमन हाई कोर्ट। आंध्र प्रदेश, अमरावती, तेलंगाना, हैदराबाद, इनके दोनों के सेपरेट हाई कोर्ट्स हैं। और कुछ ऐसे हाई कोर्ट्स में जिनके अदर पार्ट्स में ब्रांचेस भी है। डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर। क्या ये सारी कोर्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं? जी हाँ, ये कनेक्टेड है, ये इंटीग्रेटेड है, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि जो डिसीजन होगा हायर कोर्ट का वो बाइंडिंग होगा सभी लोअर कोर्ट्स पे। ऊपर वाली सबसे हायर लेवल की जो कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा नीचे वाली सारी कोर्ट्स उसको मानेंगी। यही है हमारा इंटीग्रेशन। अपेलेट सिस्टम का मतलब होता है कि आप एक कोर्ट के बाद, मतलब लोअर कोर्ट से हम बात कर रहे हैं, अगर उसके किसी डिसीजन से आप खुश नहीं है तो आप दूसरे कोर्ट में अपील कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट अ पर्सन कैन अपील टू अ हायर कोर्ट इफ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट। तो ये यहाँ पर बोला गया। 1980 में फरवरी की बात है, लक्ष्मण कुमार की शादी हुई 20 साल की एक लड़की से जिसका नाम था सुधा गोयल। ये एक फ्लैट में रहते थे दिल्ली में लक्ष्मण के ब्रदर्स और उसकी फैमिली के साथ। 2 दिसंबर 1980 में सुधा की हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है जलने के कारण। सुधा की फैमिली फिर कोर्ट में यहाँ पे अपील करती है, ट्रायल कोर्ट में, जिसमें यहाँ पे गवाहों को बुलाया जाता है। लक्ष्मण कुमार की फैमिली जहाँ पे रहती थी उस फ्लैट के आसपास जो भी लोग थे वो आके बताते हैं 1 दिसंबर की रात को इनके घर से कुछ स्क्रीम करने की आवाज आ रही थी। जब हम उनके घर पे गए तो हमने देखा कि सुधा की साड़ी जल रही थी। हमने उसको रैप किया ब्लैंकेट में। तब सुधा ने बताया कि जो उसकी मदर इन लॉ है, उसकी जो सास है, उसके हस्बैंड है, उन्होंने इनको जलाकर मार दिया है। मदर इन लॉ ने केरोसिन डाला और फादर ने उसको आग लगा दी। ट्रायल कोर्ट में सुधा और जो नेबर्स ने सब कुछ बताया था वो सब सुनने के बाद ये पता चला कि डोवरी के लिए उन्होंने सुधा को मार दिया। पहले बच्चे के बर्थ के बाद वो स्कूटर और फ्रिज की डिमांड कर रहे थे। लक्ष्मण की फैमिली को वहां पे डेथ सेंटेंस कर दिया जाता है, मतलब फांसी की सजा दी जाती है। नवंबर 1983 में फिर ये जो लक्ष्मण की फैमिली ने दोबारा अपील की हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने क्या किया, उनको ट्रायल करके छोड़ दिया, मतलब उनको कोई भी यहाँ पे सजा नहीं हुई।
7th क्लास में हमने देखा था वुमेन्स के बारे में 1980s में कैसे वुमेन ग्रुप्स उनके साथ जो यहाँ पे वायलेशन हो रही थी उनके लिए उन्होंने किस तरह से मूवमेंट्स की थी, जिसमें डाउरी के लिए डेथ्स भी यहाँ पे फाइनल थी। और किस तरह से यहाँ पे आप देखिए कि किसी लड़की की ऐसे डाउरी के लिए डेथ हो जाती है और यहाँ पे कोर्ट्स उसमें कोई भी जजमेंट नहीं दे पाते, किस तरह से वुमेन्स को यहाँ पे ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। सेपरेट अपील अगेंस्ट द हाई कोर्ट डिसीजन इन द सुप्रीम कोर्ट थ्रू द इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स। तो वुमेन लॉयर्स के हेल्प से बहुत सारे यहाँ पे केस लड़ लिए जाते हैं। तो जिसकी हेल्प से यहाँ पे वुमेन लॉयर्स जो थे, जो इन चीजों के लिए काम कर रहे थे, जिन्होंने यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट किए थे ताकि वुमेन्स को यहाँ पे वायलेशन जो हो रहा है उसके खिलाफ यहाँ पे उनको आवाज उठानी चाहिए, कुछ लॉज उनके लिए यहाँ पे बनने चाहिए। तो उन्हीं लॉयर्स ने फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में इस केस को रखा, जिसमें लक्ष्मण और उसके जो 2 फैमिली मेंबर्स थे, जिसमें उसकी मदर थी और लक्ष्मण, उन दोनों को गिल्टी करके यहाँ पे सजा सुनाई। और उसका जो ब्रदर था, ब्रदर इन लॉ जो था सुधा का, उसको यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए प्रिजन में रखने का यहाँ पे ऑर्डर दिया। 2 सेंटेंस बताने आपने जिसमें आपको ये समझ आना चाहिए या समझाना चाहिए, ऐसा कुछ एग्जांपल बताना है जिसमें आपको एपलेट सिस्टम के बारे में बताना है। तो ऐसा केस आप यहाँ पे बता सकते हैं। डिफरेंट ब्रांचेस बतानी है लीगल सिस्टम की, क्या होती है वो सारी चीजें देंगे। जो ऊपर हमने डोगरी वाला केस देखा, जब एक कोर्ट से डिसीजन सही नहीं मिला, फेल हुआ, तो उन्होंने दूसरी कोर्ट में अपील की थी। तो कंसिडर्ड क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी और जो वायलेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिमिनल लॉज बोलते हैं। ये जो क्रिमिनल लॉज होते हैं, लीगल सिस्टम ऑल्सो डील्स विद द सिविल लॉ। तो ये जो कोर्ट्स होते हैं वो क्रिमिनल लॉज के साथ साथ सिविल लॉज को भी देखते हैं। ये चैप्टर 4 में हम अच्छे से पढ़ेंगे। 2006 में जो वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट जो एक्ट पास हुआ था, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में यहाँ पे सारे लॉज थे, तो इस तरह के डिसीजन भी कोर्ट से लिए जाते हैं। क्रिमिनल लॉ क्या होता है, सिविल लॉ क्या होते हैं। क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, कोई भी ऐसा क्राइम जिसमें थेफ्ट हो, हरास किया जा रहा हो वुमेन को डॉवरी या फिर मर्डर के लिए, तो वो क्रिमिनल लॉ में आते हैं। सिविल लॉ में कोई इंजरी नहीं होती, लेकिन इस तरह के कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे कि लैंड के बारे में, डाइवोर्स केसेस, रेंट मैटर्स, तो वो यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। जो क्रिमिनल लॉज होते हैं यूजुअली वो शुरू होते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से। वहां पर एफआईआर दर्ज की जाती है और पुलिस इस क्राइम की फिर इन्वेस्टिगेट करती है। जब गिल्टी हो जाता है तो जेल भी भेजा जाता है इन क्रिमिनल्स को। लेकिन सिविल लॉज में पिटीशन डाली जाती है जो फैमिली अफेक्ट हुई उसके थ्रू। फिर उसके बाद ये जो कोर्ट होते हैं ये कुछ स्पेसिफिक रिलीफ के साथ अपना डिसीजन देते हैं। जैसे अगर किसी भी लैंड होल्डर ने अपने रेंटर के लिए जो किराए पे रह रहा है वो मकान नहीं छोड़ रहा है, तो लैंडलॉर्ड ने केस कर दिया जिसकी वजह से इसको यहाँ पे खाली करना पड़ा। यहाँ पे फिलअप्स करना है आपको क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के बारे में। डज एवरीवन हैज एक्सेस टू कोर्ट। इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद क्या अभी भी ऐसे क्वेश्चन है कि क्या सब लोग कोर्ट जा सकते हैं या नहीं? तो देखते हैं, जितने भी सिटीजन हैं इंडिया के वो सभी कोर्ट यहाँ पे जा सकते हैं। हर सिटीजन को ये राइट है कि वो जस्टिस के लिए कोर्ट जाए। जैसे हमने अभी पढ़ा कि किस तरह से कोर्ट एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट यहाँ पे वायलेट होते हैं। तो कोई भी सिटीजन है जिसके राइट्स यहाँ पे वायलेट हो रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे जस्टिस के लिए कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा पक्ष देखें तो ये जो कोर्ट्स हैं जो सभी के लिए है, क्या ये सच में एक्सेस है? सभी लोग यहाँ पे अपने जस्टिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी केस को सुनवाई के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है और इंडिया में ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके घर सिर्फ डेली वेजेस से चल रहे हैं। बहुत सारा पेपर वर्क होता है, बहुत सारा टाइम लगता है जो कि इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो वो कभी कभी, और ये इतने दूर होते हैं कि रिमोट एरिया से यहाँ पे पहुंचा भी नहीं जा सकता। इन्हीं चीजों की वजह से इन गरीब लोगों का हर स्टेप पे कोई ना कोई यहाँ पे उनका शोषण कर रहा होता है, उनके राइट्स को यहाँ पे हार्म कर रहा होता है। In response to the Supreme Court in the early 1980s devised a mechanism of public interest litigation। तो 1980s में PIL आई, जिससे ये हुआ कि सभी लोग यहाँ पे जस्टिस के लिए एक्सेस है। ये अलाउ करता है किसी भी इंडिविजुअल को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में PIL डाल दे, जिसके हिसाब से क्या होगा कि जिसके भी राइट यहाँ पे वायलेट हुए उनको यहाँ पे जस्टिस मिलेगी। एक लीगल प्रोसेस किया जाएगा बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में। लेटर या टेलीग्राम के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये PIL डाल सकते हैं और फिर यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज के रिगार्डिंग यहाँ पे जस्टिस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। जैसे बॉन्डेड लेबर है, वर्क कंडीशंस अच्छी नहीं है, प्रिजनर्स है जिन्होंने इतना ज्यादा हार्श क्राइम नहीं किया था लेकिन वो अभी भी पूरे लाइफ टाइम के लिए वहाँ पे जेल में है, तो PIL डाल सकते हैं जिससे कि उनका जो केस है वो दोबारा रिव्यू हो और उनको यहाँ पे जस्टिस मिल सके। मिड डे मील वाली जो पॉलिसी थी वो भी PIL के थ्रू ही यहाँ पे स्कूल में अलाउ हुई है।
तो 2001 में जो ड्रॉट राजस्थान और उड़ीसा में यहाँ पे बहुत सारी एक्यूट शॉर्टेज हुई फूड की। मीनवाइल दूसरी तरफ देखें तो गवर्नमेंट के जो गोडाउन है वो फुल थे, ग्रेन से इनको चूहे खा रहे थे। इस सिचुएशन में यहाँ पे हंगर की प्रॉब्लम देखी जा रही थी, एक जगह यहाँ पे अनाज खराब हो रहा था, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पीएल डाली, जिसकी वजह से आर्टिकल 21 के अंडर फंडामेंटल राइट जो था हमारा राइट टू लाइफ, उसको गारंटीड करते हुए, जिसमें यह था कि राइट टू फूड सबको होना चाहिए, राइट टू लाइफ सबकी होनी चाहिए। किसी को फूड ना मिलने की वजह से उसकी लाइफ यहाँ पे हैम्पर हो रही है, तो इसके अंडर इस पीआईएल ने एक्सेस किया उस फूड को जो कि गोडाउन में खराब हो रहा था। फोर्थ पॉइंट में ये लिखा है कि जो राशन शॉप्स है, जो मिड डे मील्स हैं, ये इसी पीएल के थ्रू यहाँ पे चलाई गई। कॉमन पर्सन जो होते हैं वो कोर्ट में एक्सेस कर सकते हैं अपने जस्टिस के लिए। कोर्ट exercise a crucial role in interpreting the fundamental right of citizen as is so in the above। तो ऊपर से हम अभी यही पढ़ते आ रहे हैं कि कोर्ट बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है फंडामेंटल राइट अगर किसी सिटीजन के यहाँ पे वायलेट होते तो। स्पेशली जो आर्टिकल 21 है उसके लिए तो काफी सारे स्ट्रिक्ट लॉज हैं, जैसे कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है कि सभी को जीने का अधिकार है कि वो अपने डिग्निटी के साथ अच्छे से लाइफ स्पेंड कर सके, जिसमें राइट टू फूड भी इंक्लूडेड है। देयरफॉर ऑर्डर द स्टेट, ऑर्डर किया है स्टेट को कि सभी स्टेप्स को लोगों को इस तरह से स्टेप्स प्रोवाइड किया जाए कि सभी के पास फूड हो, मिड डे मील की स्कीम्स यहाँ पे चलाई जाए, जो कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंडर आई। However, there are also court judgment that people believe work against the best interest of common people. For example, activists who work on issue concerning the right to shelter and housing, जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है जो गरीब लोग होते हैं, जो रेडी वाले काम करते हैं, वो क्या फुटपाथ पे सो जाते हैं। यहाँ पे पीआईएल डाली कि वो इस तरह से ना करें, तो जजमेंट आया कोर्ट का आर्टिकल 21 के अंदर कि राइट टू लाइफ सबके पास है, जिसमें कि कोई भी पर्सन किसी भी तरह का ऑक्यूपेशन कर सकता है। उनके पास शेल्टर नहीं है, रहने की जगह नहीं है, जब ये सब नहीं है तो अपना काम भी नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे तो कुछ कमा नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से राइट टू लाइफ भी इनकी हैम्पर हो रही है। तो आप ऐसा कोई भी केस यहाँ पे नहीं कर सकते। ये जजमेंट आया तो यही सब यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि 1985 में जो ओल्गा टेलीस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीच में ये केस था, यहाँ पे ट्राई टू प्रोटेक्ट लिवलीहुड्स ऑफ स्लम ड्वेलर्स की यहाँ पे बात हुई है। तो आर्टिकल 21 में राइट टू शेल्टर, जिसमें हाउसिंग प्रोवाइड होती है पुअर लोगों को जो बहुत ज्यादा गरीब है, तो यही पूरा केस यहाँ पे इस ऑरेंज बॉक्स में डिस्कस किया हुआ है स्ट्रीट वेंडर्स के द्वारा। एक और इशू है कॉमन लोगों के लिए, मतलब सिटीजन्स के लिए, जिसकी वजह से वो कोर्ट में एक्सेस नहीं कर पाते कि हर केस को यहाँ पे जब चलता है, कोई भी केस फाइल किया जाता है तो उसको जस्टिस मिलने में बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जब आपको जस्टिस की जरूरत थी उस वक्त आपको जस्टिस नहीं मिली, और कभी कभी ऐसा होता है कि जिसने जस्टिस के लिए वो केस फाइल किया था वो इंसान मर जाता है इस इंतजार में कि कब उसकी सुनवाई होगी, कब उसका केस फाइनल होगा, और उसके मरने के बाद अगर कोई डिसीजन आता है तो उसके लिए क्या काम का वो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई है। तो यहाँ पे वैकेंसीज बताई है कि कितनी अभी यहाँ पे जजेस की कमी है। इस फोटो में वो सारी लेडीज यहाँ पे बैठी हैं जो जस्टिस का यहाँ पे वेट कर रही हैं। Of this, there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democratic India, serving as check on the powers of executive and legislature। उसके बाद में हम कह देते हैं कि इंडिया में जो जुडिशरी है वो एक चेक का काम करती है कि जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को जो पावर दी है उसको वो मिसयूज ना करें। फंडामेंटल राइट उन सभी की वजह से किसी भी सिटीजन का यहाँ पे हार्म ना हो, और अगर ऐसा हो तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बिल्कुल सही ये रूल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ कि जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो की फीचर है डेमोक्रेसी का। डिस्कस करना है आपको इम्पैक्ट शॉर्टेज ऑफ जजेस ऑन द डिलीवरी ऑफ जस्टिस टू द लिटिगेंट। तो यहाँ पे जो शॉर्टेज है लगभग 5,500 की शॉर्टेज यहाँ पे है। अगर ये जजेस यहाँ पे जो वैकेंसीज है फुलफिल हो जाए तो कितने सारे लोगों को यहाँ पे जस्टिस मिल पाएगी, ऐसा डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। You read that once the main function of the judiciary is upholding the law and enforcing the fundamental right, what do you think an independent judiciary is necessary to carry out this important function? मतलब यहाँ पे बोला है कि independent judiciary जिसके पास enforce और uphold मतलब लागू करने के और रखने के अधिकार है अगर किसी का fundamental right यहाँ पे violate होता तो यहाँ पे मेन बात है कि आपको ये डिस्कस करना है कि independent judiciary necessary है या नहीं है, उसका फंक्शन। दोबारा से fundamental right की जो लिस्ट थी वो आपको
रीड करनी है चैप्टर 1 से और ये देखना है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किस तरह से जुडिशियल रूल का यहाँ पे आइडिया को कनेक्ट करता है। ये आपको यहाँ पे ट्रायंगल में मेंशन है कोर्स के बारे में, तो इसी के लिए कुछ ट्रू फॉल्स के आंसर है वो आपको यहाँ पे करने हैं। कोई भी डाउट आता है किसी भी एक्सरसाइज में, चैप्टर में, वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 5th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक द इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक PIL जो है 1980s में जो आई थी वो सिग्निफिकेंट स्टेप है ये एक्सेस करने का कि इससे सभी को जस्टिस मिल पाएगी, चाहे कोई रिमोट एरिया में बैठा है गरीब पर्सन या किसी के पास पैसे नहीं है कोर्ट जाने के पेपर वर्क के, तो आप PIL वो डाल सकता है। रीड करना आपको जजमेंट जो हमने पढ़ा था ऑरेंज बॉक्स का, जिसमें ओल्गा टेलिस और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीच में जो केस हुआ था राइट टू लाइफ के बारे में, तो ये सब आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। एक स्टोरी अराउंड द थीम जस्टिस डिलेड इनजस्टिस डिनाइड के बारे में आपको स्टोरी लिखनी है। मेक सेंटेंसेस आपको बताने हैं ग्लोसरी से, नेक्स्ट पेज में आपको जो यहाँ पे मेंशन है, ये कुछ कैंपेन से बच्चों ने यहाँ पे पोस्टर बनाया हुआ है। जीरो हंगर हमारा गोल नंबर 2 है जो कि राइट टू लाइफ में ही आता है आर्टिकल 21 के अंडर। एक्वायर टू अपील कंपनसेशन, एविक्शन और वायलेशन मतलब कि वायलेट करना, हार्म करना, कंपनसेशन मतलब किसी को मुआवजा का इन पैसे यहाँ पे प्रोवाइड कराती है सरकार अगर किसी का इंजरी हो जाती है, लॉस हो जाती है। अपील मतलब किसी भी कोर्ट में आप अपने राइट्स के लिए अपील कर सकते हैं, यहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं। एक्विट का मतलब कि जो कोर्ट ने किसी पर्सन को नॉट गिल्टी यहाँ पे डिसाइड कर दिया हो। एविक्शन का मतलब रिमूव कर देना किसी पर्सन को उसके लैंड से, उसके घर से करंटली जहां वो रह रहा है। तो ये सारी चीजें मैंने इस चैप्टर से जानी, सारी इन्फॉर्मेशन ली। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। आप जितनी ज्यादा वीडियोस को लाइक करेंगे उतने ही ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाएगी, उनको बेनिफिट मिल पाएगा, हमें भी मोटिवेशन होगा कि आपको इसी तरीके से वीडियो हम प्रोवाइड कराते रहे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।